अचानक एक भयानक दिखने वाली डायन उसके सामने प्रकट हो गई। तुम कौन हो? डायन जोर से हंसने लगी और बलिया पर झपट पड़ी। बलिया तड़पते हुए गिर पड़ा। डायन गायब हो गई। राजा विक्रम बगीचे में एक पत्थर पर बैठे हुए था। तभी उसकी पत्नी रुक्मणी वहां आ पहुंची और बोली, महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो रुक्मणी, क्या बात है? आपको राजकुमार आदित्य को समझाना चाहिए। वह हमारा इकलौता पुत्र है, पर हमेशा जंगल में घूमने चला जाता है। क्या उसे राज्य के कर्तव्यों की कोई चिंता नहीं? तुम सही कह रही हो रुक्मणी। हमारा पुत्र सुंदर जंगल के दृश्य में खोया रहता है और बांसुरी बजाता है। लेकिन हाँ, मैं उससे कहूंगा कि अब उसे बांसुरी छोड़कर तलवार पकड़नी होगी। आपको यह जल्दी करना चाहिए। आदित्य को समझाना आवश्यक है। मैं आज ही उससे बात करूंगा। इतना बोलकर राजा विक्रम उठकर महल की ओर बढ़ गया और महल में जाकर मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जगन्नाथ, मुझे आपसे एक बात करनी है। आदेश दीजिए महाराज। राजकुमार आदित्य को लेकर मैं चिंतित हूँ। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता है और बांसुरी बजाता है। आज शाम को जब वह महल आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। महाराज, यह बात मैं काफी समय से कहने की सोच रहा था, पर अच्छा हुआ कि महारानी रुक्मणी ने आपको यह बात बताई। शाम को राजकुमार आदित्य ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, तभी राजा विक्रम आदित्य के पास आ पहुंचे और गंभीर अवस्था में बोले, आदित्य, मुझे तुमसे बात करनी है। आदेश कीजिए पिताजी। तुम हमारे परिवार के इकलौते वारिस हो। इस राज्य के होने वाले राजा। अब तुम्हें बांसुरी छोड़कर तलवार पकड़नी होगी। जंगलों में घूमना और सुंदर दृश्यों में खोना बंद करो। तुम्हें मेरे साथ राज दरबार में बैठना होगा। पिताजी, तलवार में वह बात कहाँ जो बांसुरी में है। आपकी तलवार केवल रक्त बहाती है, जबकि मेरी बांसुरी सैकड़ों लोगों को आकर्षित कर लेती है। यह बातें एक राजकुमार के मुंह से शोभा नहीं देती। याद रखो, तुम किसी गायक के पुत्र नहीं हो, तुम राजा विक्रम के पुत्र हो। ठीक है पिताजी, मुझे कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। उसके बाद मैं आपके साथ राज दरबार में बैठकर राज्य का कार्यभार संभाल लूंगा। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। इतना बोलकर राजा विक्रम महल के अंदर चला गया। राजकुमार आदित्य बांसुरी निकालकर बजाने लगा। अगले दिन राजकुमार आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के तालाब किनारे पहुंच गया और तालाब के पास बैठकर बांसुरी बजाने लगा। आसपास के पक्षी भी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर चहचहाने लगे। अचानक एक स्त्री की मधुर आवाज राजकुमार आदित्य के कानों में टकराई। तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो। राजकुमार आदित्य ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई थी। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो अक्सर इस जंगल में टहलने आती हूँ, लेकिन तुम्हें कई दिनों से इस तालाब के पास बांसुरी बजाते हुए देख रही हूँ। मेरा नाम आदित्य है। मैं केशव नगर के राजा विक्रम का पुत्र हूँ। मैं सुलेखा हूँ, चंदनगढ़ राज्य की राजकुमारी। हमारा राज्य केशवगढ़ के समीप ही है। तो इसका मतलब तुम वही राजकुमारी सुलेखा हो जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे चंदनगढ़ में हैं। अब तक तुम्हारे सिर्फ चर्चे सुने थे, पर अब मैंने देख भी लिया और देखने के बाद यकीन हुआ
कि तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। क्या तुम कल फिर यहाँ आओगे? हाँ, जरूर आऊंगा। राजकुमारी सुलेखा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उस दिन से राजकुमार आदित्य और राजकुमारी सुलेखा की मुलाकातें रोज रोज होने लगी। एक दिन राजकुमारी सुलेखा आदित्य से बोली, आदित्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो सुलेखा। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है सुलेखा। बस मैं तुमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब तो मैंने कह दिया। सुलेखा, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पिता के पास अपने पिता को भेजूंगा, उनसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ सुलेखा, बहुत जल्द तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। मैं कल फिर यहीं आऊंगी। इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा वहां से चली गई। अगले दिन राजकुमार आदित्य तालाब के किनारे बैठकर राजकुमारी सुलेखा का इंतजार करने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। कुछ देर बाद वो अपने आप से बोला, लगता है आज राजकुमारी सुलेखा जंगल में नहीं आई। शायद वह किसी कारणवश नहीं आ पाई होंगी। राजकुमार उठकर वापस जाने लगा। तभी उसका पैर झाड़ियों में फंस गया और वह गिर पड़ा। अरे, ये क्या हो गया? राजकुमार खुद को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फंसे होने के कारण असहाय महसूस करने लगा। तभी एक हिरन दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा और राजकुमार की ओर गौर से देखने लगा। यह हिरन मुझे इतनी विचित्र नजरों से क्यों देख रहा है? हिरन झाड़ियों के पास जाकर अपने सींग से झाड़ियों को हटाने लगा। कुछ ही देर में झाड़ी साफ हो गई और राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। राजकुमार हिरन की ओर देखते हुए बोला, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अचानक आश्चर्यजनक रूप से हिरन इंसानी आवाज में बोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है राजकुमार, तुम हमारे जंगल में काफी समय से आ रहे हो। तुम्हारी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। राजकुमार आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? तुम तो हिरन हो। तुम इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता राजकुमार, लेकिन समय आने पर तुम्हें इस रहस्य का पता चल जाएगा। रहस्य? कैसा रहस्य? धैर्य रखो राजकुमार, हर प्रश्न का उत्तर समय पर मिलेगा। इतना कहकर हिरन वहां से चला गया। राजकुमार आदित्य सोचते हुए महल लौट आया। इधर राजा विक्रम अपने दरबार में मंत्री जगन्नाथ से बोले, जगन्नाथ, राजकुमार आदित्य ने कहा था कि वह कुछ समय बाद राज्य के कार्यों में हाथ बटाएगा, लेकिन वह अभी भी जंगलों में घूमता है और बांसुरी ही बजाता रहता है। महाराज, चिंता मत कीजिए, समय आने पर राजकुमार अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। उसकी रगों में आपका ही खून है। अगर ऐसा हो तभी सही रहेगा। इतना कहकर राजा विक्रम चिंतित होकर वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार आदित्य तालाब के किनारे बैठा राजकुमारी सुलेखा का फिर से इंतजार करने लगा। अचानक वही हिरन फिर से वहां आ पहुंचा। किसका इंतजार कर रहे हो राजकुमार? चंदनगढ़ की राजकुमारी सुलेखा का। तो तुम उस राजकुमारी के इंतजार में हर रोज यहाँ आते हो। हाँ, वह मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम्हें इस जंगल में कई अद्भुत चीजें दिखेंगी राजकुमार, और शायद तुम्हारे सवालों के जवाब भी। तुम्हारे शब्दों में कोई गहराई छिपी है। क्या तुम मुझे कुछ और नहीं बता सकते? हर चीज का सही समय होता है राजकुमार, बस धैर्य रखो।
इतना कहकर हिरन जंगल की ओर चला गया। राजकुमार आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा और गहरी सोच में डूबते हुए वहां से चला गया। अगले दिन वो फिर से जंगल आ पहुंचा, मगर राजकुमार आदित्य ने वहां पर राजकुमारी सुलेखा को नहीं बल्कि इस हिरन को पाया। राजकुमार आदित्य सुलेखा को वहां न मौजूद पाकर अपने आप से बोला, समझ नहीं आ रहा राजकुमारी सुलेखा जंगल में क्यों नहीं आ रही। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लगता है अब मुझे चंदनगढ़ जाना पड़ेगा। चिंता मत करो राजकुमार, हो सकता है उन्हें किसी कारणवश जंगल आने में देरी हो रही हो। वह जरूर आएंगी, धैर्य रखो, शायद तुम सही कह रहे हो। इतना कहकर हिरन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राजकुमार गहरी सोच में तालाब की ओर देखने लगता है। तभी राजकुमार आदित्य के कानों में सुलेखा की आवाज टकराई। लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे हो। राजकुमार आदित्य ने जैसे ही सामने की ओर देखा तो देखा राजकुमारी आदित्य की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। राजकुमार आदित्य अपने स्थान से खुश होता हुआ उठा ही था कि अगले ही पल एक शेर राजकुमारी सुलेखा के सामने आ पहुंचा। हे भगवान, शेर! शेर गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। राजकुमारी घबरा गई और पीछे हटने लगी। शेर उस पर झपटने ही वाला था कि तभी राजकुमार आदित्य वहां आ पहुंचा। राजकुमार अपनी तलवार से शेर को पीछे हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेर राजकुमार से ज्यादा ताकतवर था। तभी हिरन वहां आ पहुंचा। शेर से अजीब भाषा में कुछ कहने लगा। शेर अचानक रुक गया और बिना कुछ किए वहां से चला गया। हिरन भी तुरंत जंगल की ओर चला गया। राजकुमार आदित्य सुलेखा से बोला, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम नहीं आते तो वह शेर मुझे मार देता। सच कहूं तो तुम्हें शेर से हिरन ने बचाया है। यह कैसे संभव है? हिरन और शेर का क्या रिश्ता हो सकता है? इस जंगल में कुछ अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। शायद समय के साथ तुम्हें भी इनका पता चल जाएगा। अगले ही पल राजकुमार आदित्य मुस्कुराते हुए सुलेखा से बोला, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? मैं कुछ बीमार थी, आना चाहती थी पर शरीर ने साथ नहीं दिया। तुम्हें पता है, जब तुम नहीं आई तो यह जंगल बहुत सूना लग रहा था। ऐसा लगा जैसे हर पेड़, हर पत्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। और तुम्हारा इंतजार? मेरा इंतजार तो तुम्हारी हर मुस्कान का है सुलेखा। तुम्हारी बातें मुझे हमेशा खुश कर देती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। और तुम मेरी। कुछ देर बाद राजकुमारी सुलेखा वहां से चली गई। राजकुमारी सुलेखा के जाते ही राजकुमार आदित्य अपने दोस्त हिरन को आवाज लगाने लगा। मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? मगर राजकुमार की आवाज पलटकर उसके पास ही आ पहुंची। हिरन का कहीं नामो निशान तक मौजूद नहीं था। कुछ देर बाद राजकुमार थके हुए एक पत्थर पर बैठकर अपने आप से बोला, आखिर वह हिरन कौन है और वह शेर से कैसे बात कर सकता है? इस जंगल के रहस्य मुझे और गहरे लगने लगे हैं। कुछ तो विचित्र है। तभी वहां पर दौड़ता हुआ राजकुमार आदित्य का मित्र हिरन आ पहुंचा। मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई, आखिर वो शेर कौन था? और तुमने उससे क्या कहा कि वह चला गया? मैं जानता था कि तुमने राजकुमारी सुलेखा के सामने जानबूझकर मुझसे बात नहीं की। शायद तुम नहीं चाहते कि इस रहस्य को मेरे अलावा कोई और भी जाने। काफी समझदार हो मेरे मित्र। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें राजकुमारी सुलेखा से दूर रहना होगा। राजकुमारी सुलेखा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। यह सुनकर राजकुमार आदित्य
बुरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमारी सुलेखा, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खतरा है। अगर तुमने उससे विवाह किया तो वो तुम्हारे परिवार के अलावा तुम्हारे राज्य को भी मुसीबत में डाल सकती है। यह सुनकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह से क्रोधित होता हुआ बोला, इससे आगे एक शब्द मत कहना। मैं सुलेखा की बिल्कुल भी बुराई नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नहीं, तुम मेरे मित्र थे, परंतु अब नहीं। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी लौट के नहीं आऊंगा, क्योंकि वैसे भी यह जंगल मुझे बहुत ही विचित्र लगने लगा है। शेर इंसानी आवाज में बात करता है, शेर हिरन की बात मानता है। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार आदित्य अपने पिता राजा विक्रम से बोला, पिताजी, मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं जंगल नहीं जाऊंगा। मैं राज्य का कार्यभार संभालने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई पुत्र। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे बाद राज्य का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर ही रहेगा। महाराज, मैंने कहा था कि राजकुमार आदित्य में आपकी ही छवि है। उनका यह निर्णय सही दिशा में पहला कदम है। पिताजी, एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो पुत्र। मैं चंदनगढ़ की राजकुमारी सुलेखा से प्रेम करता हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर मंत्री जगन्नाथ चौंक पड़ा। राजकुमार, राजकुमारी सुलेखा की सुंदरता और गुणों के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं, लेकिन आप उनसे कैसे परिचित हैं? जब वह जंगल में भ्रमण के लिए आती थी, वहीं हमारी पहली मुलाकात हुई। हमारी मुलाकातें बढ़ी और समय के साथ हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अगर राजकुमारी सुलेखा भी तुमसे प्रेम करती है तो मैं तुम्हारे इस विवाह के लिए सहमति देता हूँ। हम शीघ्र ही चंदनगढ़ जाकर प्रस्ताव रखेंगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार आदित्य राजकुमारी सुलेखा का विवाह समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। राजकुमारी सुलेखा राजकुमार आदित्य की पत्नी बनकर महल में प्रवेश कर गई। उसी रात केशवनगर राज्य के हरियापुर गांव में बलिया अपने खेत में रखवाली कर रहा था। रात का समय था। अचानक चारों ओर काला धुआं फैल गया। यह क्या हो रहा है? तभी एक डरावनी औरत की आवाज बलिया के कानों में टकराई। तुम्हारे गांव का विनाश निकट है। अचानक एक भयानक दिखने वाली डायन उसके सामने प्रकट हो गई। तुम कौन हो? डायन जोर से हंसने लगी और बलिया पर झपट पड़ी। बलिया तड़पते हुए गिर पड़ा। डायन गायब हो गई। इस दृश्य को दूर से गांव का मुखिया देख रहा था। वह डरकर गांव की ओर भागने लगा। अगले दिन बलिया की चिता पर गांव वाले इकट्ठा थे। मुखिया कांपते हुए सबसे बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक डायन थी। उसने बलिया को मार दिया। हमें यह बात राजा विक्रम तक पहुंचानी होगी। हाँ, केवल महाराज ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज ही महल जाकर महाराज को सब कुछ बताता हूँ। मुखिया उसी समय महल चला गया और राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, वह औरत कोई सामान्य इंसान नहीं थी, वह डायन थी। उसने बलिया को मार दिया और गायब हो गई। क्या? यह क्या कह रहे हो? हमारे राज्य में ऐसा भयावह कृत्य? महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं लगती। हो सकता है यह हमारे राज्य के किसी शत्रु की चाल हो। चाहे डायन हो या शत्रु की योजना, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा।
तुम चिंता मत करो, हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। अगर वह डायन है तो हम उसका अंत करेंगे, और अगर यह शत्रु की साजिश है तो हम उसकी चाल को नाकाम कर देंगे। मुखिया के जाने के बाद राजा विक्रम सोच में डूबते हुए सिंहासन से उठ गया और अपने कक्ष की ओर चला गया। उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। यह घटना बहुत ही विचित्र है। क्या सच में हमारे राज्य में कोई डायन हो सकती है, या यह किसी शत्रु की चाल है? राजा विक्रम धीरे धीरे कदमों से अपने कक्ष में पहुंच गया और गहरी सोच में डूब गया। रात गहरी हो चुकी है। राजकुमार आदित्य गहरी नींद में था। अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा उसकी पत्नी सुलेखा कक्ष में नहीं थी। सुलेखा इतनी रात को कहाँ गई? राजकुमार तुरंत बिस्तर से उठकर महल में उसे ढूंढने लगा। इधर दूसरी ओर राजा विक्रम भी चिंतित होकर महल के गलियारों में टहल रहा था। तभी अचानक रानी रुक्मणी के कक्ष से तेज चीखने की आवाज महल में गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ! राजा विक्रम आवाज सुनते ही चौंक पड़ा। दूसरी ओर राजकुमार आदित्य भी चीख सुनते ही तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में राजा विक्रम और राजकुमार आदित्य रानी रुक्मणी के कक्ष में पहुंच गए, मगर रानी रुक्मणी वहां नहीं थी। कक्ष खाली और रहस्यमय रूप से सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह क्या हो रहा है? माँ कहाँ गई? यह घटना साधारण नहीं लगती। राजा विक्रम पास खड़े सैनिक से बोला। मंत्री जगन्नाथ को अभी बुलवाओ। कुछ ही देर में मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचा। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को सारी घटना बताने लगा। महाराज, यह बहुत रहस्यमय घटना है। रानी रुक्मणी का गायब होना और राजकुमारी सुलेखा का कक्ष से लापता होना, यह संयोग नहीं हो सकता। तो क्या तुम्हारा मानना है कि यह किसी शक्ति का खेल है? महाराज, यह घटना हरियापुर गांव की घटना से जुड़ी हो सकती है। मुखिया ने कहा था कि उसने अपनी आंखों से डायन को देखा है। हो सकता है यह उसी का काम हो। राजकुमार आदित्य चिंतित होकर फिर से महल के चारों ओर सुलेखा को तलाशने लगा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। सुलेखा को तलाशते तलाशते सुबह हो गई। राजकुमार आदित्य थक कर बैठ गया। अचानक उसे अपने मित्र की याद आ गई। मुझे अपने मित्र की मदद लेनी चाहिए, वह जरूर मेरी सहायता करेगा। राजकुमार तुरंत जंगल के उस ओर दौड़ने लगा जहां वो घंटों बैठकर बांसुरी बजाया करता था। वहां उसे वही हिरन दिखाई दिया। हिरन वही खड़ा था। हिरन रहस्यमय तरीके से राजकुमार आदित्य की ओर देखकर बोला। आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई मित्र? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज मैं बड़ी परेशानी में हूँ। इतना बोलकर राजकुमार हिरन को पूरी घटना बताने लगा। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। मित्रता तुमने तोड़ी थी, मैंने नहीं। चलो मेरे साथ। हिरन राजकुमार को जंगल की गहराई में ले गया। राजकुमार आदित्य को वहां पर एक तालाब के किनारे बड़ा ही सुंदर महल नजर आया। राजकुमार आदित्य चौंकते हुए हिरन से बोला। यह महल इतनी गहराई में? यही तुम्हारे सवालों का उत्तर है, लेकिन इस महल में जाने से पहले तुम्हें साहस दिखाना होगा। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। यह महल जादूगर काल भैरव का है। वर्षों पहले तुम्हारे पिता राजा विक्रम ने उसे काले जादू करने की वजह से राज्य से निकाल दिया था और उसने बदला लेने की ठान ली। काल भैरव? लेकिन सुलेखा और माँ, भला इन दोनों का संबंध काल भैरव से क्या हो सकता है? राजकुमारी सुलेखा जब इस जंगल में टहलने आई थी
तब काल भैरव ने तुम्हें उससे बातचीत करते हुए देख लिया था। उसने अपनी काली तंत्र विद्या से सुलेखा के शरीर में एक डायन का वास कर दिया। डायन का वास? तो क्या सुलेखा को यह सब पता नहीं? नहीं, बेचारी सुलेखा को इसका अंदाजा भी नहीं। याद करो, जब शेर ने सुलेखा पर हमला किया था। हाँ, याद है। असल में शेर ने सुलेखा पर नहीं, उस डायन पर हमला किया था। मैंने शेर को रोककर कहा था कि इसमें सुलेखा की कोई गलती नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम सुलेखा से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया और उससे विवाह कर लिया। मैं नहीं जानता था कि यह सब हो रहा है। तुम्हारा विवाह काल भैरव की पहली जीत थी। उसने सुलेखा के माध्यम से हरियापुर गांव के बलिया की हत्या करवाई और अब वह रानी रुक्मणी और सुलेखा की बलि चढ़ाकर शक्तिशाली बनना चाहता है। आखिर तुम कौन हो और तुम इन सभी रहस्यमयी बातों को कैसे जानते हो? अब तुम्हें मुझे अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। तभी रंग बिरंगी किरणों से वो हिरन सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ और वो शेर साथी है। इतना बोलकर वन रक्षक लाल सिंदूर राजकुमार आदित्य को पकड़ाता हुआ बोला, इस सिंदूर को काल भैरव की आंखों में देखकर फेंकना, यह उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा और महल गायब हो जाएगा। अब जाओ और अपनी पत्नी और माँ को बचाओ। राजकुमार आदित्य दृढ़ निश्चय के साथ महल की ओर बढ़ गया। महल रहस्यमयी और डरावना था। राजकुमार आदित्य धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर गया, जहाँ काल भैरव एक बड़े सिंहासन पर बैठा था। रानी रुक्मणी और राजकुमारी सुलेखा बेहोश पड़ी थी। तो आखिरकार तुम आ ही गए राजकुमार आदित्य। मैं सुलेखा और माँ को बचाने के लिए आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। सुलेखा और रुक्मणी अब मेरी बलि का हिस्सा है और तुम और तुम्हारा पिता राजा विक्रम मेरी योजना का अगला हिस्सा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी तंत्र विद्या मुझे नहीं रोक पाएगी। काल भैरव गुस्से से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन राजकुमार आदित्य पहले से सतर्क था। उसने तुरंत लाल सिंदूर निकालकर काल भैरव की आंखों पर फेंक दिया। नहीं, यह क्या कर दिया तुमने? काल भैरव का शरीर जलने लगा। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। महल कांपने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। रानी रुक्मणी और राजकुमारी सुलेखा होश में आ गई और चौंककर इधर उधर देखने लगी। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या हो रहा है? सब ठीक है सुलेखा, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य अपनी माँ और पत्नी को सारी घटना बताने लगा। इधर दूसरी ओर राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ चिंतित थे। तभी आदित्य, सुलेखा और रानी रुक्मणी महल में प्रवेश कर गए। रुक्मणी, सुलेखा, तुम सब ठीक हो? राजकुमार आदित्य अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ पिताजी, अब सब कुछ ठीक है। काल भैरव का अंत हो चुका है। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा। समझ गया, तो इसका मतलब यह सब कुछ काल भैरव का ही किया धरा था। मेरी गलती थी जो मैंने उसे राज्य से निकाल दिया था। मुझे उसे कारागार में बंद करवाना चाहिए था। तभी मंत्री जगन्नाथ मुस्कुराते हुए राजा विक्रम से बोले, महाराज, अगर राजकुमार आदित्य को जंगल जाने का शौक न होता तो हो सकता है कि काल भैरव अपने मकसद में कामयाब हो जाता। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए आदित्य से बोले, मुझे माफ कर दो आदित्य। सच तो यह है कि राजकुमार के हाथों में तलवार भी अच्छी लगती है और बांसुरी भी। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार आदित्य मुस्कुराने लगा।
अगले दिन राजकुमार आदित्य फिर उसी जंगल में पहुंच गया। तभी वही हिरन वहां आ पहुंचा। तुम फिर से हिरन के रूप में आ गए? हाँ, मैं वन रक्षक हूँ, लेकिन मुझे हिरन का ही रूप पसंद है। और मत भूलो, अगर मैं इस रूप में नहीं होता तो काल भैरव का यह रहस्य मैं कभी नहीं जान पाता। और मेरी और तुम्हारी मित्रता भी इसी रूप में हुई थी। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी मित्रता बरकरार रहे। राजकुमार आदित्य की बात सुनकर हिरन मुस्कुराने लगा।